प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी एक सिंड्रेला ऐसी भी। मम्मी, आज एक आंटी आई थी, कह रही थी कि वो आपको जानती है। उनके हाथ में बहुत सारा सामान था, लेकिन मैंने उन्हें बाहर से ही भेज दिया। आप घर पर नहीं थी ना, इसलिए। बाजार से आई दक्षा को परी ने बताया तो वो सोच में पड़ गई। कौन होगा भला? आपने नाम नहीं पूछा? हाँ, पूछा तो था। क्या था? मैं तो भूल गई, वो हंसते हुए बोली। और हाँ मम्मी, उनके हाथ में एक नीले रंग का पैकेट था। मुझे लगता है उसमें गिफ्ट था। नन्ही परी की बात सुनकर दक्षा की उलझने बढ़ गई। पता नहीं कौन आया होगा, वो भी गिफ्ट लेकर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को भ्रम हो गया हो कि आज ही परी का बर्थडे है। नहीं नहीं, ऐसा होता तो परी जरूर बताती। इतनी समझ तो है इसे। वैसे भी वो तो एक एक बात को नोट करती है, हर छोटी से छोटी बात मुझे बताती है। मानव स्वभाव ऐसा ही होता है, राज जैसी बातों को जानने के लिए तब तक बेचैन रहता है जब तक अनुत्तरित बातों को जान न ले। दिखने में कैसी थी? दक्षा के दोबारा किए सवाल पर परी ने जेम्स बॉन्ड जैसी सोचने की मुद्रा बनाई। उंगली को कनपट्टी पर रखकर विचारने लगी। उसके माथे पर पड़ी सलवटें देखकर दक्षा और प्रशांत हंस पड़े। प्रशांत प्यार से अपनी बिटिया को अपने पास खींचते हुए बोले, बस अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या दक्षा, तुम भी चाय वाय पिलाओ यार। जो भी घर आया होगा तुम्हें दोबारा कांटेक्ट करेगा। प्रशांत के कहने पर वो कुछ देर के लिए विचारों को परे झटक कर रसोई की ओर चली गई, पर ज्यादा देर तक अपने मस्तिष्क को आते जाते विचारों से मुक्त नहीं कर पाई। रसोई में भी चाय के उबलते पानी की तरह दक्षा के विचार उबलते रहे। आखिर कौन घर आया होगा? यहाँ आए हुए 4-5 महीने ही तो हुए हैं। ऐसा कौन है जो हमें जानता है? अभी तो वो खुद ही शहर को जानने का प्रयास कर रही है। परी को हिदायत दे रखी है कि किसी अजनबी से बात नहीं करनी है। यदि कभी घर में न हो तो दरवाजा न खोले। वैसे वो अकेले रहे ऐसी नौबत आती नहीं है, पर वक्त बेवक्त कहीं आना जाना पड़ जाए तो अकेले रहना भी तो आना चाहिए, जैसे आज ही जाना पड़ा। क्या करती वो भी? परी का कल जन्मदिन है, उसके लिए ड्रेस और गिफ्ट लाने थे। परी भी साथ में जाती तो सरप्राइज का मजा कहाँ होता। आज भी चीजें छिपानी पड़ती है। उसके कुछ गिफ्ट्स दक्षा ने कार में ही छिपा कर रख छोड़े हैं। घर में लाया सामान तो वो ताक झांक कर ढूंढ ही लेती है। हाथ में लाए पैकेट को देखकर तो वह जासूस की तरह ढूंढती फिरेगी कि क्या लाए हम। आजकल के बच्चे कितने तेज होते हैं। दक्षा मुस्कुरा दी। कल कितनी सुंदर लगेगी परी नई ड्रेस में। उसे ही तो लेने गई थी। पर वो लोग कह रहे थे कि हमने कारीगर के हाथों भिजवा दिया है। अचानक दक्षा को याद आया, कहीं वो औरत संस्कृति शोरूम से तो नहीं आई थी। परी कह भी रही थी कि नीले रंग का पैकेट उसके हाथ में देखा था। ओ, वो औरत संस्कृति से ही आई होगी। ये तो गड़बड़ हो गई। अब दोबारा शोरूम से ही लाना पड़ेगा। इस शहर में आते ही संस्कृति नामक इस शोरूम के बारे में दक्षा ने सुना तो वहां जाने का मोह छोड़ नहीं पाई। वो जो एक बार गई तो वहां के परंपरागत गुजराती और राजस्थानी काम को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। सिर्फ इस शहर के लोग ही नहीं, बल्कि एनआरआई भी बड़े चाव से खरीदारी करके परदेश ले जाते हैं। गुजरात और राजस्थान के कारीगरों की तैयार की गई चादरें, दोहर, रजाई, लहंगे, कुर्ते, हाथों की कढ़ाई वाली सुंदर साड़ियां देखकर मन ललचा आता है कि क्या न खरीद लें। इस शोरूम के मालिकों ने अपने ग्राहकों को नियमित बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये लोग पहली खरीदारी के समय ही अपने ग्राहकों के फोन नंबर, उनके बर्थडेज और मैरिज एनिवर्सरीज की डिटेल रजिस्टर में लिखवा लेते हैं। यदि कोई अपना डिजाइन देता है तो सीधे कारीगर के पास भेजकर उनसे बनवाते हैं। परी की ड्रेस भी उसने स्पेशल ऑर्डर के साथ बनवाई थी। आजकल के मार्केटिंग स्टंट का फायदा ग्राहकों को मिला है। क्या पता परी के बर्थडे में उन लोगों ने कुछ भेजा हो।
घर का पता तो रजिस्टर में लिखा ही है, चलो फोन करके पूछती हूँ। आगे की रणनीति तैयार करती हुई दक्षा सोच ही रही थी कि तभी उसके विचारों में प्रशांत ने खलल डाला। अरे क्या हुआ, चाय बनी क्या? बस ला रही हूँ। प्रशांत की आवाज पर विचारों को झटक कर जल्दी से चाय प्यालों में डालकर ले आई। पहला घूंट ही भरा था कि अचानक परी को कुछ याद आया। वो बड़े रहस्यमय अंदाज में बोली, मम्मी जानती है, वो आंटी मेरा नाम भी जानती थी और वो मुझे प्यार करने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने उन्हें खुद को छूने भी नहीं दिया और जल्दी से अंदर आकर सेफ्टी लेस लगा दिया। उसके इस रहस्योद्घाटन से दक्षा और प्रशांत दोनों ही सकते में आ गए। दक्षा ने प्यार से उसे यूं खींचा मानो अभी अभी वो किसी संकट से बची हो। इस बार प्रशांत गंभीर नजर आए। अब परी को यूं अकेले छोड़ना सेफ नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे भी घबराहट हो रही है। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, कहते हुए उसने परी को प्यार से चूम लिया। थोड़ी ही देर में वह अपने बर्थडे की तैयारी में उलझ गई। दूसरे दिन की तैयारी में उलझी दक्षा को देर रात ड्रेस के बारे में याद आया। अरे, अब तो संस्कृति बंद हो गया होगा। मम्मी अब सोने आओ ना। परी आज पापा के साथ सो जाओ प्लीज। फिर मुझे सिंड्रेला की कहानी कौन सुनाएगा? परी की बात पर दक्षा हंसते हुए बोली, आज पापा सुनाएंगे। नहीं, पापा को कहानी सुनाना बिल्कुल भी नहीं आता। उसकी बात पर दक्षा और प्रशांत दोनों हंस पड़े। दक्षा उसे लाड़ करते हुए बोली, कल से आप 8 साल की हो जाएंगी, अब खुद कहानी पढ़ के सोया करिए। अरे बोर नहीं होती एक ही कहानी सुन सुनकर? थोड़ी देर में ऊबी सी दक्षा कहानी सुना रही थी। परी माँ ने जादू की छड़ी घुमाई तो सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े जगमगाती पोशाक में बदल गए और फिर कहानी खत्म होने से पहले ही परी नींद में डूब गई। कब से एक कहानी सुनती आ रही है परी। परी को कहानी के अंत से कोई सरोकार नहीं है। ये कहानी उसके लिए लोरी के समान है, जिसे रोज रात को सोते समय उसे सुनना भाता है। दक्षा ही जानती है कि वो कितनी बोर हो चुकी है रोज एक ही कहानी सुना सुना के। ड्रेस की चिंता और दूसरे दिन की रूपरेखा बनाते हुए वो कब निंद्रा के आगोश में समाई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन परी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और रंग बिरंगी पन्नी से लिपटे गिफ्ट के साथ दक्षा ने उठाया तो रोज ना नुकर के बाद उठने वाली परी झटपट आंख मलती हुई उठ गई। ढेर सारे गिफ्ट आसपास देखकर वो चहक उठी। खुशी से झूमती परी फ्रील वाली गुलाबी फ्रॉक पहनकर नई बॉटल और बैग लेकर बाहर निकली तो उसके कदम ठिठक गए और वो उल्टे पैर अंदर आ गई। हांफते हुए बोली, मम्मी कल वाली आंटी बाहर खड़ी है। दक्षा का दिल धड़क गया। उत्तेजना में वो बाहर निकली तो एक भरे बदन की सांवली सी औरत को खड़े देखा। वेशभूषा से वो किसी अच्छे घर की लग रही थी। दक्षा कुछ कहती इससे पहले वो अपना हाथ का सामान वहीं छोड़कर लगभग भागती हुई उसके पास आई और आवेश में कांपती हुई बोली, मैडम मैडम मैं चंदा, पहचाना नहीं क्या? कहते हुए उसके पाँव में झुकी तो दक्षा 2 कदम पीछे हट गई। ध्यान से उसके चेहरे को देखा तो लगा अतीत के धुंधले साए आंखों के सामने लहरा गए हों। अस्फुट स्वर में निकला, तुम कहीं? हाँ मैम साहब, वही आपकी चंदा, बीकानेर वाली। उसने याद दिलाया तो लगा मानो मन भीतर कुछ बह निकला हो। दक्षा के चेहरे पर अभी भी असमंजस के भाव देखते हुए पुनः बोली, अरे मैम साहब इतना क्या सोचने लगी? मैं तो पल भर भी आपकी सोच विसरा नहीं पाई। पल्लों से बह चले अश्रुओं को पहुंचती हुई बोली तो दक्षा को अपनी चेतन अवस्था का भान हुआ। परी की स्कूल बस सामने आकर खड़ी हुई तो टुकुर टुकुर देखती परी को बस में चढ़ाती हुई दक्षा बोली, परी बेटा अब आप स्कूल जाओ और हाँ, चॉकलेट का डिब्बा संभाल के अपनी टीचर को दे देना। तभी चंदा भी पलटी और फुर्ती से एक डिब्बा अपने साथ लाए सामान से निकाल कर लाई। बिटिया इसमें केक है, ये भी खाना और अपनी सहेलियों को भी देना। संकोच से सिमटी परी को माँ का संकेत मिला तो प्रफुल्लित से डिब्बे को पकड़कर बस में चढ़ गई। स्नेह से परी को निहारते मुग्ध भाव से देखती चंदा के कंधे को पकड़कर दक्षा ने कहा,
भीतर चल, बात करती हूँ तुझसे। आत्मविश्वास भरी चंदा को देखकर वो बोली, तू तो बहुत बदल गई है। आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि कभी तुझसे इस तरह मुलाकात होगी। बैठ, मैं अभी आती हूँ। रसोई से पानी का गिलास और मिठाई लाती दक्षा की समझ में ही नहीं आया कि वो बातचीत का सूत्र कहाँ से पकड़े। अचानक चंदा को मानो कुछ याद आया। बोली, मैडम, मैं आपसे मिलने की खुशी में तो भूल ही गई कि मेरा घरवाला बाहर खड़ा है। अरे, उसे अंदर बुला कर लाओ। नहीं, अभी उसे कुछ काम से जाना है। वापसी में मुझे लेने आएगा, तब आप मिल लेना। दक्षा हंस पड़ी। चल ठीक है, तो बात कर, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। रसोई में आते आते दक्षा के स्मृति पटल में अतीत की धूमिल रेखाएं उभरने लगी थी। शादी के कुछ महीने बाद प्रशांत के साथ बीकानेर तबादले पर गई थी। उस वक्त परी गर्भ में थी। डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया था। तो प्रशांत दक्षा की घरेलू कामों की मदद के लिए एक आदिवासी दुबली पतली सी लड़की को लेकर आए थे। हंसमुख और सभी कामों को पूरे मनोयोग से करने वाली वो लड़की चंदा ही तो थी। एक दिन मुझे कुछ लिखते देख कर बोली, मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दो। उसकी लगन देखकर मैंने खाली समय में उसे अक्षर ज्ञान देना शुरू किया। बातों बातों में वो अपने घर के और भाई बहनों के बारे में बताती। दक्षा का बाहर आना जाना बंद हो गया था। ऐसे में बोरियत को दूर करने के लिए चंदा से एक दिन एक चादर और धागों की लच्छी मंगाई। चादर काढ़नी शुरू ही की थी कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण उसे एक हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ा। प्रशांत ने दक्षा को सख्त ताकीद कर दी थी कि अब कोई काम नहीं करेगी। दक्षा ने भी सोच लिया था कि वह पूरा ध्यान रखेगी। उसे अब अपने गर्भ में पल रही जान की फिक्र हो गई थी। प्रशांत दक्षा को अस्पताल से घर लेकर आ गए थे। घर आने पर चंदा ने अपनी गोल गोल चमकीली आंखों को घुमाते हुए वही अधूरी कढ़ाई वाली चादर उसकी ओर बढ़ाई तो दक्षा ने मना किया कि अब वो इसको छुएगी भी नहीं। इसरार करते हुए चंदा बोली, मेम साहब, इसे खोलकर तो देखो। दक्षा ने चादर खुलवाई तो वो हैरान रह गई। चंदा ने बचा हुआ काम बखूबी पूरा किया था। सफाई इतनी थी कि दक्षा भी उसके हुनर की कायल हो उठी। भरपूर प्रशंसा पाकर वो सकुचा गई। एक दिन दक्षा की कपड़ों की अलमारी साफ करते हुए चंदा को एक साड़ी मिली। जगह जगह से कटी साड़ी वो दक्षा से मांग कर ले गई। कुछ पैसे मांगे तो वो मना नहीं कर पाई। उन पैसों से धागे लाकर बड़ी खूबसूरती से सुंदर कढ़ाई करके उस छेद को छिपा दिया। पहचानना मुश्किल था कि ये वही कटी छेदों से भरी साड़ी है। दक्षा हैरान थी। रंगों का इतना सुंदर समायोजन की कल्पना वह अनपढ़ चंदा से नहीं कर सकती थी। कहाँ से सीखा तुमने? अरे मेम साहब, हमारे गांव में तो ये काम सभी जानते हैं। बाबूजी की नौकरी के चलते हम सब यहाँ आ गए तो सब छूट गया। मैं तो पढ़ी नहीं हूँ, पर अपने छोटे भाई और बहनों को स्कूल जाते देखूं, इस आशा से यहाँ आ गए और मेहनत मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं अपना। पर तू कहाँ किसी से कम है, जानती भी है इन सब की बाहर कितनी डिमांड है। दक्षा ने विस्मय से चंदा से कहा। उस रात ये बात प्रशांत को बताई भी थी। वो भी उसके हुनर के बारे में जानकर प्रभावित हुए। कुछ दिनों में परी का जन्म हुआ। उसके दूध से उजले रंग को देखकर परी नाम चंदा ने ही रखा था, जो बाद में दक्षा को भी भा गया था। अब तो चंदा परी के लिए सुंदर रजाई तो कभी कथरी, तकिया, कढ़ाई किए सुंदर थैले तो कभी झालर वाली फ्रॉक बनाती। दक्षा की प्रशंसा और प्रोत्साहन उसे बढ़ावा देती गई। अब तो इन कामों में मनोयोग से चंदा को जुटे देखकर दक्षा घर के कामों का मोर्चा संभाल लेती, क्योंकि वो इन कामों की कीमत को जानती थी। दक्षा की मदद से चंदा का हुनर सामने आता गया। प्रोत्साहन और प्रेरणा पाकर चंदा अपनी प्रतिभा से चमत्कृत करने लगी। दक्षा हैरान थी। वो जानती थी कि गरीबी की चादर में लिपटी चंदा क्रिएटिव जगत का सितारा थी। कितना कुछ उसे आता था, पर कोई आधार न होने के कारण उसके इन गुणों का कोई मूल्य नहीं था। उन्हीं दिनों चंदा के बाबूजी की फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण उनकी रोजी रोटी में संकट आया, तो दक्षा ने चंदा को समझाया कि वो अपने हुनर को एक नया आयाम दे।
चंदा, तेरे हाथ का हुनर, थोड़ी और मेहनत और लगन तुझे एक नई पहचान दे सकती है। मैम साहब, हम गरीब लोगों के लिए अपना कारोबार सपने की तरह है। चंदा का कहना गलत नहीं था। कहना आसान था, पर उसका क्रियान्वयन आसान कहाँ था। तब अपने स्तर पर दक्षा ने अपनी मित्र मंडली में चंदा के हुनर का जिक्र किया, तो नतीजा धीरे धीरे सामने आने लगा। चंदा के काम को लोगों ने सराहा। सहेलियों की छोटी छोटी फरमाइशें धीरे धीरे अब कुछ बड़े ऑर्डर में परिवर्तित होने लगी। प्रशांत ने चंदा को घर के काम काज से मुक्त कर दिया। उसके बढ़ते काम को देखकर चंदा की माँ और बहन ने भी आसपास का काम छोड़कर उसकी मदद करनी शुरू कर दी। पर इसमें भी एक दिक्कत थी। चंदा का परिवार जिस बदहाली में रहता था, उस घर में जाकर काम देना लोगों के लिए मुश्किल था। उसकी समस्या को भांपकर दक्षा ने अपने घर के आउट हाउस के स्टोर में जगह दे दी। चंदा का काम चल निकला था। अब उसने दक्षा की वक्त बेवक्त की गई पैसों की मदद लेनी बंद कर दी। उन्हीं दिनों प्रशांत के एक एनजीओ से संपर्क साधकर चंदा की कला और उसका नाम जग जाहिर किया। 1-2 महीने के भीतर ही प्रशांत का तबादला जबलपुर हो गया। वहां से जाते समय चंदा परी को लिपटाकर रोई थी, तो दक्षा ने समझाते हुए उससे कहा, चंदा, तुम्हारी पहचान तुम्हारे हुनर से हो गई है। अब अपने आप को विस्तार देना और जीवन में आगे बढ़ना। मैम साहब, मैं अकेले कैसे संभालूंगी? अकेली कहाँ है तू? तेरी कला तेरे साथ है ना? दक्षा ने आशंकित चंदा को समझाया तो वो कुछ संभली थी। नए शहर में परी और नई गृहस्थी में व्यस्त दक्षा इस वाकये को लगभग भूल ही गई थी। 5 साल बाद हुए एक और तबादले से जब वह दिल्ली आई, तो यूं चंदा और उसकी बदली हुई जिंदगी से मुलाकात उसके अंतस को भिगो गई। तभी किसी ने उसके हाथ से चाय का पतीला ले लिया, तो वो चौंक कर वर्तमान में आ गई। कहाँ खो गई मैम साहब? चाय छानती चंदा को देख कुछ अजीब से संकोच में भर गई। अरे तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। मैम साहब, बड़े नसीब से आपसे मुलाकात हुई है। सोच नहीं सकती हैं आप कि मुझे कैसा लग रहा है। अपनी उड़ान के समय अक्सर सोचती थी कि आपसे मिलकर बताऊंगी कि आपकी चंदा ने कितना कुछ हासिल कर लिया, पर सुनने के लिए आप नहीं थी। तो ये बता कि अभी कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? याद करने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। आप मेरे जीवन में उन्हीं का भेजा वरदान साबित हुई हैं। आप न होती तो। चंदा की आवाज फिर भर्रा गई थी। अरे अब रोना मत शुरू करना, मैं तो जानना चाहती हूँ तेरे इस सफल सफर के बारे में। सफर पर तो आपके सामने ही निकल गई थी। आप लोगों के चले जाने के बाद मेरे काम की चर्चा दूर दूर तक हुई। जिस एनजीओ से साहब ने परिचय कराया था, उन्होंने मुझे खूब काम दिया। मेरे काम को विदेशों में भी सराहा गया। मैं देसाई साहब के ग्रुप की बड़ी खास कारीगर बन गई थी। मेरी माँ और बहनों ने भी मेरे काम में हाथ बटाया। इसी दौरान संस्कृति ग्रुप से भी हमारा कांटेक्ट हुआ। उनका काम भी हम लोग देखते हैं। अब तो मेरे अधीन 25 लोग जुड़े हैं। किसने सोचा था कि खुद के लिए 2 जून की रोटी जुटाने के लिए दर दर भटकने वाली चंदा 25-30 लोगों की रोजी रोटी जुटाने का साधन बनेगी। इसी दौरान मेरी मुलाकात हेमंत से हुई। ये ऑर्डर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था। हमने पिछले साल ही शादी की है। चंदा शर्माते हुए बोली। कैसा है तेरा हेमंत? दक्षा ने छेड़ा तो वो हंस दी। बड़ी मदद करता है मेरी, कंप्यूटर भी चला लेता है, डिज़ाइन भी अच्छे निकालता है। ऑर्डर वाले रजिस्टर में आपके नाम के बारे में उसी ने बताया था। फिर मैंने भी परी बिटिया की ड्रेस की डिमांड देखी तो मन में विश्वास जग गया था कि शायद मेरी खोज पूरी हुई है। हो न हो आप ही हैं। मैंने अपने घरवाले को आपके बारे में इतना बताया है कि वो भी आपसे मिलता तो पहचान लेता। चंदा हंसते हुए बोली तो दक्षा सोच में डूब गई कि हमारी जिंदगी में कितने ऐसे लोगों से रिश्ते बन जाते हैं जो बिना खाद पानी के ही अमर बेल से चढ़ जाते हैं। चंदा बता रही थी, जब मैं संस्कृति शोरूम में आई तो वहाँ ऑर्डर वाले रजिस्टर में आपका नाम देखा। फिर परी बेबी की ड्रेस का डिज़ाइन और उसका नाम देखकर समझ गई थी कि ये मेरी मैम साहब ही है। संस्कृति वालों से मैंने ही कहा था कि इस ड्रेस की डिलीवरी मैं ही पहुँचाऊँगी।
आप घर पर नहीं थी, मुझे भी सामान का ऑर्डर लेना था, इस वजह से रुक नहीं पाई। मैम साहब, आप सोच नहीं सकती कि उस वक्त परी बिटिया को देखकर मेरा जी किस तरह भर आया था। बिटिया बहुत समझदार है। वो घर में अकेली थी, इस वजह से हमें भीतर नहीं आने दिया। तब सोचा सुबह बिटिया के जन्मदिन पर ही आऊंगी। आप नहीं जानती मैम साहब, आपसे मिलने की उत्सुकता में रात भर नींद नहीं आई मुझे। चंदा उत्साहित सी परी की ड्रेस दिखा रही थी और दक्षा चंदा को देख रही थी। किस्से कहानी में लोगों की जिंदगी में ऐसे सुनहरे पलों को आते जाते सुना है, पर प्रत्यक्ष रूप से पहली बार देख रही थी। चंदा, विश्वास नहीं हो रहा है कि तू वही चंदा है। दक्षा की बात सुनकर वो संजीदा हो गई। मैम साहब, जब आप परी बिटिया को सिंड्रेला की कहानी सुनाती थी ना, तब सोचती थी कि सिंड्रेला जैसी किस्मत किसी की होती है क्या। किस्मत को जागते किस्से कहानियों में ही देखा था। जादू की छड़ी से तकदीर बदलती परियों को कहानियों में ही देखा और सुना है। कहाँ जानती थी कि आप मेरी जिंदगी में परी माँ बनकर मेरी जिंदगी को बदल दोगी। चंदा की भाव भरी बात से दक्षा का अंतर्मन भीग गया। वो सहसा बोली, चंदा, तेरी जिंदगी किसी परी ने नहीं, तेरे हुनर ने और कुछ करने के तेरे हौसले ने बदली है। अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना और इसी सरलता और ईमानदारी से काम करना। चंदा अपने हाथ की बनी शीशे की कढ़ाई वाली सुंदर चादर तोहफे में देकर अपने राजकुमार के साथ जा चुकी थी और दक्षा आज के युग की एक नई सिंड्रेला को देखकर अभिभूत थी। दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी यही समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।